राय साहब, ये इस बार एक चीज और हुई, मतलब जो बाकी तो जो ज्ञानेश कुमार जी को जो भी मतलब मैं ये कहूंगा कि जिस काम के लिए वो रखे गए उन्होंने उसको डिलीवर किया और अच्छे से डिलीवर किया, विद पास विद डिस्टिंक्शन। लेकिन एक और चीजें एक आम आदमी को कहीं ना कहीं वो तंग की, वो था न्यायपालिका और खास करके सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था। वो मैं बात इसलिए कह रहा हूं, 90 लाख वोटर कुल, ये मैं फिर रिपीट करता हूं, वो बार बार रिपीट करना होता है, लेकिन 90 लाख वोटर, 7 करोड़ 65 लाख वोटर अक्टूबर 2025 में थे। इस समय 6 करोड़ 75 लाख है। 90 लाख वोटर जहां गए हैं उसमें कहा गया है कि कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ डुप्लीकेट थे और कुछ माइग्रेट कर गए। 27 लाख वोटर सुप्रीम कोर्ट की भी के नॉलेज में है, वोटर हैं लेकिन कागज नहीं है। संविधान को जितना हम लोग जानते थे, संविधान में वोटर को, मुझे, मेरे ऊपर, द ओनस इज नॉट ऑन मी, ये तो मुझे वोटर बना दिया जाएगा, मुझे ये कहीं भी नहीं है कि मुझे अपना कागज दिखाना है और ये सब करना है। ये एक नई, एक तरह का आ गया है, एक नया रूल आ गया है और सुप्रीम कोर्ट उसको चुपचाप सुनता रहा। उस 27 लाख में पहली बार 139 और दूसरी बार 500 वोटरों को उसने कहीं से क्लियरेंस मिली कि ये लोग वोट दे सकते हैं। 27 लाख वोटर अगर नहीं दिए हैं तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आने वाले समय को दिखा भी रही कि क्या है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोटरों के नाम अभी तक डिलीट हुए हैं। क्या राय साहब, ओवरऑल प्रश्न आपको पता ही है, सब राज्यों का एक आप आकलन कर दें। सर, पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम जो भी हो, लेकिन चुनाव की दो एक झलकियां कुछ इशारा करती हैं कि भविष्य में राजनीति का और विचारधारा का क्या स्वरूप होगा। अभी बहुत कुछ गिनाई बाकी है। अभी तो 12-14 राउंड का, 10-11 राउंड के मेरे ख्याल से भवानीपुर में काउंटिंग चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक। लेकिन जादवपुर जो वहां का बहुत बौद्धिक इलाका, वहां के मुख्य चौराहे पर जो लेनिन की मूर्ति थी, उस पर बजरंग दल के लोगों ने जाकर पूरा गेरुआ रंग से रंग दिया उसको। रानीपुर, दुर्गागंज और आसनसोल में, दुर्गापुर और आसनसोल में टीएमसी कार्यालय में जिस तरह से एक तरफा तोड़ फोड़ आगजनी हुई पुलिस की देख रेख में, उससे ये लग रहा है कि यह चुनाव इस बात का भी जनादेश है कि इस देश में जो अंबेडकर साहब का संविधान था, भारत का जो संविधान था, उसके विकल्प में हिंदुत्व वाली सरकार के लिए एक तरह से जनादेश इन्होंने ले लिया है। और ये बहुत आक्रामक रहेंगे क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टीएमसी को पाला पोसा, और इस पर भी आज बात होनी चाहिए कि ये कौन सी कमजोरियां थी टीएमसी की जिसके कारण भाजपा को इन्हें हराना थोड़ा आसान हो गया। और क्यों नहीं इन्होंने 34 साल तक यही भाजपा अपना पैर भी रख पाई थी वेस्ट बंगाल में, जब ज्योति बाबू या वामपंथी सरकार थी, या उसके पहले 20 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां पैदा हुए, जहां पर बंकिम चंद्र ने आनंद मठ लिखा और उसमें भी बहुत सारे सवाल हिंदू मुसलमान के उठाए और अंग्रेज परस्ती को अपने का इजहार किया, वहां के जनसंघ को पैर रखने की जगह नहीं थी। बलराज बधोक और दीनदयाल उपाध्याय के लिए कोई कमरे नहीं थे पूरे बंगाल में। वहां पर किस तरह से इतना एक तरफा जीत, इसके पूरे बड़े आदरणीय राहुल देव जी बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके पैनल में, तो मुझे लगा कि इस पे हम लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा कि ये वैचारिक विचलन या ये कैसे हुआ बंगाल में। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपने मूल प्रश्न में किया है, तो ये लोकतंत्र का प्रहसन है। इसको नागार्जुन के शब्दों में कहा जाए तो ये लोकतंत्र का प्रहसन है, जिसका मुख्य कलाकार इस भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हम ज्ञानेश जी पर हमला करते रहते, ज्ञानादेश या जनादेश, इस तरह के शब्दावली हमने गढ़ लिया है, लेकिन ज्ञानेश कुमार को खुली छूट अगर कहीं से मिली है तो सुप्रीम कोर्ट से मिली। आप एसआईआर की बहस का 9 जुलाई की तारीख देखिए, जब जस्टिस धूलिया ने नकेल कसने की कोशिश की और वहां उन्होंने आधार कार्ड को पहचान का एक हिस्सा बनाया था। उसके बाद से आज कितने महीने बीत गए, उसके बाद से कितने बड़े बड़े वकीलों ने, संविधान वेत्ताओं ने, विशेषज्ञों ने बताने की कोशिश की एक पतली किताब से कि एसआईआर जैसी कोई चीज भारत के इलेक्शन कानून में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दिया।
सुप्रीम कोर्ट की ही एक देन है कि आज दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में पश्चिम बंगाल पहला प्रदेश है जहां पर अभी कतार में 37 लाख लोग बैठे हैं कि मेरा वोटिंग राइट, मेरा मताधिकार अभी तय होना है, और उसको तय करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी नहीं बल्कि न्यायपालिका के न्यायाधीश के जिम्मे है। 700 जजों ने वो सारे गट्ठर और बंडल लेकर अब उसमें मशगूल है कि इनको, और इनका क्या है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जैसे मेरा नाम कमल है, अंग्रेजी में अगर सिर्फ कमल लिख दिया जाए तो आधे लोग कमाल पढ़ेंगे उसको, तो ये अब आपका नाम कमाल है कि कमल है, ये इस दुविधा में हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में फंसे हैं। हमारे नाम के, हमारे बाप का, हमारे उम्र जो है 50 साल लिखा है, तो हमारे बाप के पास तो कोई सर्टिफिकेट बर्थ का मिला ही नहीं जीवन में। हमारे बाप स्कूल में कभी बर्थ सर्टिफिकेट लेके गए नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो आपके और आपके दादा की उम्र में 40 साल का ही क्यों अंतर है? जो खबरें आ रही हैं ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इस तरह से 37 लाख लोगों के वोटिंग राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गुनहगार है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने किस तरह से ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र के मामले में जब वो स्प्लिट हुआ था शिवसेना में, और ये जब ये सवाल उठा थे कि उसको रिकॉग्निशन मिलना नहीं चाहिए, उसको जिस तरह से पेंडिंग रखा, जिस तरह उसको झुला दिया, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में चलने का मौका दिया, जिसके चलते आज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ने दूसरी इलीगल गवर्नमेंट के लिए रास्ता साफ किया, पूरे देश में यही माहौल बन गया। तो अब वर्तमान जो में हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरह से आराम से सुने इस केस को, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि और आपके सभी लोग जितने पुराने चीफ इलेक्शन के कुरैशी साहब, तो आप अक्सर आप लोगों के पैनल्स में आकर बताते हैं, कहते हैं कि ये मजाक, इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता जो वर्तमान चुनाव आयोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज ये है कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में टीएमसी, और टीएमसी का भी तो यही किया, टीएमसी साहब तो 97 में ये मुकुल राय के साथ ये लोग ये कांग्रेस को छोड़े और भाजपा ने इनको पूरा समर्थन दिया। 99 में ये अटल जी के साथ ये रेल मंत्री बन गई, मुकुल राय फिर टीएमसी में आ गए, ये उसका पार्ट बनी रही एनडीए का। तो इस इतिहास को भी हम लोग को आज सोचना चाहिए। हम लोग इंडिया गठबंधन का और विपक्ष के सामूहिक आवाज का रिप्रेजेंटेटिव ममता जी को मानते थे, लेकिन ममता जी ने ही इतने सालों तक भाजपा जो बंगाल में कदम नहीं रख पाई, उसको संभव बनाया ममता बनर्जी ने, उसको करके दिखाया ममता बनर्जी ने, और उनके साथ सरकार चलाई। तो ये जहां आरएसएस का एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, जहां भाजपा के पास एक सशक्त नेतृत्व है, जहां अडानी अंबानी और कॉरपोरेट का पैसा है, जहां आनुषंगिक संगठनों का एक जाल बिछा हुआ है, वहां पर उनको परास्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में एक खतरनाक सिग्नल और भी है कि आप समझिए कि बैक डोर से तमिलनाडु में भाजपा की ही सरकार है। ये जो बालेंदु शाह जैसा जो प्रकरण है, जिसमें नौजवानों का गुस्सा किसी अराजनीतिक व्यक्ति को चुनने के लिए आमादा हो जाता है, किसी गैर राजनीतिक जो कहते हैं हमको पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिक्स, तो ऐसे लोगों को उनको आदर्श बनाते हैं। ये जो हीरो विजय कुमार कौन है, ये जो जीते हैं, इनको सरकार चलाने के लिए नतमस्तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। इन्होंने ठीक है कि समझौता नहीं किया है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत का चरित्र ही कुछ ऐसा है कि भाजपा को छूकर तो एआईडीएमके रसातल में पहुंच गई, लेकिन सरकार चलाने के लिए जब तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न करेंगे मोदी जी और शाह जी, तो इनको वहां झुकना पड़ेगा। और नेपाल टाइप का एक अराजनीतिक, गैर राजनीतिक और गैर लोकतांत्रिक भी तरह की सरकार यहाँ वहां पे बनेगी।